हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार TMR ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज, यानी वैसे स्टूडेंट जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं या देने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए एक क्रैश कोर्स की तरह इस सीरीज को चलाया जा रहा है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आपको आने वाले हैं, वैसे टॉपिक जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सारे टॉपिकों को हम इस सीरीज में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, मेरी कोशिश है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अधिकतर प्रश्न, अधिकतर टॉपिक आपको यही सीरीज से आपको देखने को मिले, और बिल्कुल मिलेगी दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप रेगुलरली इस सीरीज को आप पालन करते चले, इस सीरीज को देखते हुए चले। इस सीरीज का स्पेशल प्लेलिस्ट आपका बना दिया गया है। तो चलिए, आज की कड़ी में आपका है चिन्ह परिपाटी, यानी गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी। तो देखते हैं गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी क्या कहती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगी, साथ ही साथ आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव तो आपको इस चिन्ह परिपाटी से ही देखने को मिल जाती है दोस्तों। देखिए, एक डायग्राम हम बना दिए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए चित्र क्या है, गोलीय दर्पणों के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी कहने का मतलब आप वस्तु दूरी कब पॉजिटिव लेंगे, प्रतिबिंब दूरी कब नेगेटिव लेंगे, फोकस दूरी आपका कब पॉजिटिव होगा, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो देखिए, एक ग्राफ बनाया गया है ना। ए पी दैट मीन्स पोल है, ध्रुव है, जो किसका है, मूल बिंदु है, यानी पोल है। जो गोलीय दर्पण का क्या है दोस्तों, ध्रुव है, गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक एक्स डैश देख रहे होंगे, ये आपका मुख्य अक्ष है या फिर प्रधान अक्ष है, किसका है, तो गोलीय दर्पण का, है ना। यानी गोलीय दर्पण का आपका ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, इधर तीर चिन्ह का निशान बाईं ओर देख रहे होंगे, यानी मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां। हाँ दोस्तों, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि इसमें चिन्ह परिपाटी में आप किसी भी बिंदु की दूरी जो मापेंगे, जो मूल बिंदु से ही शुरू होगा, यानी उसकी दूरियां मूल बिंदु से ही मापा जाएगा। यानी मूल बिंदु से ही बाईं मापिए, या मूल बिंदु से दाईं मापिए, या मूल बिंदु से ऊपर मापिए, या मूल बिंदु से नीचे मापिए। आपकी दूरियां मूल बिंदु से ही हमेशा मापी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मूल बिंदु से बाईं की ओर दूरी, यानी मूल बिंदु से अगर बाईं की ओर अगर मापेंगे तो वो दूरियां आपको क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। और इधर देखिए, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मूल बिंदु से अगर दाईं ओर की दूरियां मापते हैं तो क्या होगी, धनात्मक होगी। और मूल बिंदु से अगर ऊपर की ओर दूरियां, है ना, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर दूरी, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया एक्स और एक्स डैश। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन आपका मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोल सकते हैं। तो मुख्य अक्ष से ऊपर लंबवत, है ना, लंबवत ऊपर की ओर मापे गए दूरियां क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो मूल बिंदु है, ध्रुव है, यानी मूल बिंदु से ऊपर जो मापी गई दूरियां होती है वो धनात्मक होगी, और मूल बिंदु से नीचे मापे गई दूरियां क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी। बस इस टॉपिक को बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। आपको न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बना देंगे, न्यूमेरिकल आपको बनाने में कतई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे आप क्या देख लिए, है ना, कि मूल बिंदु से जो बाईं ओर की दूरियां होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी दोस्तों, धनात्मक। और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी। यहाँ पे आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा, यानी जिधर से प्रकाश आ रही है, यानी आपतित प्रकाश की दिशा, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, आपतित किरण यानी आपतित प्रकाश की दिशा, जिधर से प्रकाश आ रही है, आपतित प्रकाश की दिशा की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है दोस्तों, हमेशा धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इस चीज को भी आप बखूबी याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में बहुत मतलब कारगर साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यानी कि तो चिन्ह परिपाटी मेन रूप से आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। बस ये 4 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको
कतई प्लस माइनस में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, आप न्यूमेरिकल सटीक तरीका से बना लेंगे। बस 4 पॉइंट, कौन पॉइंट रखना है शॉर्टली। पहला पॉइंट कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर मापी गई दूरियां क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। और 5वां पॉइंट क्या बताए कि आपतित प्रकाश की दिशा मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा मापी गई दूरियां क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी। ये आप 6 पॉइंट को अगर माइंड में अगर रिकॉल करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में है ना बहुत कारगर साबित होगी। और न्यूमेरिकल बनाने में तो कतई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं हो पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हम अवश्य पॉइंट आउट कुछ यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब है चिन्ह परिपाटी में ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। यानी 100% आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फिजिक्स में। ठीक है, यानी करने का मतलब साइंस सब्जेक्ट में आपका पहला पॉइंट है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। ये चीज को तो एकदम बिल्कुल ही दिमाग में एकदम अटा ही लीजिए, एकदम आएगा ही आएगा, नहीं का सवाल ही नहीं कि आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। दोनों क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे, है ना, हमेशा याद रखेंगे। नहीं तो आपको अगर ध्यान में नहीं रहता है तो एक ट्रिक दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का धनात्मक करने का मतलब क्या होती है, एक याद रखिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होती है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कल ही का मतलब पिछले वीडियो में बताया है कि उत्तल दर्पण में क्या होती है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। हम आभासी प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, हमेशा सीधा होता है। और सीधा कहने का मतलब क्या, सीधा है नहीं, सीधा करने का मतलब पॉजिटिव यानी धनात्मक, ठीक है ना, यानी ऑलवेज धनात्मक, है ना। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। यहाँ दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होती है दोस्तों, है ना, ज्यादातर आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी और मात्र 2 के पास है जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। यानी वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, आभासी बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन दिमाग में कैसे इस चीज को रखेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा करने का मतलब आपको इसको ऋणात्मक मानेंगे, है ना। इसको क्या मानेंगे दोस्तों, ऋणात्मक मानेंगे, है ना। और इसको क्या मानेंगे आप, धनात्मक पॉजिटिव मानेंगे। और इस चीज को आप नेगेटिव मानेंगे, ठीक है ना। इस ऐसे आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्जाम में गलत होने की संभावना बहुत कम बचेगी। यानी आ जाएगा उत्तल दर्पण कहने का मतलब क्या, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और सीधा मतलब पॉजिटिव, है ना। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उल्टा करने का मतलब दोस्तों ऋणात्मक हो जाएगा, आपको निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये 2 टॉपिकों को हमेशा एकदम ऑलवेज दिमाग में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आउट है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये सब सारे टॉपिक आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा, मतलब नहीं का सवाल ही नहीं कि आपको नहीं आएगा, है ना। एकदम PVI 5 स्टार लगा लीजिए इसे, है ना। कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है जो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है, आधी होती है। एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको सिंपल लिख देगा कि गोलीय दर्पण के फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या की, है ना। और उसके बाद में 4 का ऑप्शन देगा, आधी होती है, दुगनी होती है, 1/3 होती है, 1/4 होती है, क्या होगा, तो क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो वक्रता फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। यानी दैट इज f बराबर f क्या हो गया, फोकस दूरी, r हो गया वक्रता त्रिज्या I/2, यानी फोकस दूरी बराबर f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। ये वाला भी आपको एग्जाम में आपको दे दिया जाता है, f बराबर r/2। यहाँ से आप निकाल सकते हैं r बराबर 2f, r बराबर क्या निकाल सकते हैं, 2f। आपको ऐसे भी दे देगा, है ना। अगर पूछ देगा आपको यहाँ से भी बोल सकते हैं इसका उल्टा कि जो वक्रता त्रिज्या है जो फोकस दूरी की दोगुनी होती है,
अपोजिट, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसको अपोजिट में भी आप तो बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या है जो फोकस दूरी की क्या होगी, दोगुनी होगी। ये वाला इक्वेशन ही एकदम इक्वेशन सुधार दे देता है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। ऑप्शन देगा क्या बराबर 2f है ना, क्या बराबर 3f, ठीक है, या कि f बराबर क्या होगा 2y(f) कि r/2, इस तरह से देता है। तो आप इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। ये जो लैंग्वेज ध्यान में है तो आपको आप ध्यान में रहेगा ही रहेगा। यानी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। और हाँ, टॉपर सीरीज में तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप इस टॉपिक को आप बढ़िया तरीका समझ गए हैं कि अवतल दर्पण क्या बताए हुए, कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोस्तों क्या होती है, धनात्मक होती है। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है ना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर इसको अपोजिट वे में बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, जो फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, दुगनी होती है। फोकस दूरी का क्या होती है, दुगनी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। ये आपका दर्पण सूत्र, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है ना। दर्पण सूत्र आपको फार्मूला दे देगा, उलट पलट के दे देगा, आपको सही वाला टिक आउट करना है। तो दर्पण सूत्र होता है जिसको मिरर फार्मूला भी बोलते हैं, 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको दर्पण सूत्र कहते हैं, है ना। जहाँ u क्या हो गया तो वस्तु दूरी, v क्या हो गया तो प्रतिबिंब दूरी, और f क्या हो गया दोस्तों तो फोकस दूरी हो गया, ठीक है। यानी दर्पण सूत्र इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे है ना। मतलब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, साइंस में देखने को मिलेगा, है ना। आपको नहीं तो आप प्रीवियस उठा के देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्वेश्चन आएगा दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो दर्पण सूत्र आप जानेंगे तब ना बताएंगे। यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। या फिर आपको क्वेश्चन देगा कि है ना वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। ये हो गया वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। तो दोस्तों यही होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। और अभी जस्ट आपको बताए हैं, क्या बताए हैं अभी कि दोस्तों f बराबर होता है r/2। तो यहाँ से रख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के जगह पर रख सकते हैं आप r/2, और f दोस्तों ऊपर भागेगा तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r हो जाएगा, 2/r, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ से एक और फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f तो है ही, और इसी के बराबर ये भी है, यानी 2/r। आप इसको, ये भी आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। ये भी आप बता सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f और बराबर 2/r। 2/r कहाँ से आया, तो यहाँ से आपको आया है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो आपको लगभग परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। एक और टॉपिक बच गया है जो आवर्धन है, उसको भी हम इसी में आपको खत्म कर देते हैं। देखिए आवर्धन जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, जो कि आपको एग्जाम में 2 मार्क्स आपका इससे पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाला में पूछा जाता है। एग्जाम में आएगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों। तो प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। सिंपल सा कुछ है ही नहीं इसमें, प्रतिबिंब ऊंचाई और क्या करेंगे, वस्तु ऊंचाई के अनुपात यानी बट्टा कर देंगे, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई और बट्टा वस्तु ऊंचाई, ठीक है। यानी प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहेंगे दोस्तों, गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं, है ना। दैट इज, देखिए है ना, दैट इज क्या हो गया, m बराबर आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, ठीक है, स्मॉल m, यानी m बराबर हो गया प्रतिबिंब ऊंचाई और बटा क्या होगा दोस्तों, वस्तु ऊंचाई। यानी इसको प्रतिबिंब ऊंचाई को h डैश द्वारा करते हैं और वस्तु ऊंचाई को h करते हैं, डिनोट करते हैं, तो m बराबर h डैश बटा h हो गया, है ना। अगर गोलीय दर्पण के लिए अगर हम इसको लेते हैं तो m बराबर -v बटा u। आपको ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट a वाला दे देगा, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव में 2 में से एक देगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो m बराबर -v बटा u, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, m बराबर h डैश बटा h, ठीक है दोस्तों। यानी ये चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। और देखिएगा एक 2 पॉइंट इधर और है आवर्धन से, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि आवर्धन m का अगर निगेटिव वैल्यू है, आवर्धन m का मान अगर निगेटिव है, यानी आवर्धन है जो ऋणात्मक है, तो क्या कहता है, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा,
ठीक है। अगर एम है जो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब वस्तु का सापेक्ष सीधा बनेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आवर्धन m का निगेटिव मान या ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। और हाँ दोस्तों, जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो यहाँ से आप तुरंत बताइए कि प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो दोस्तों उल्टा है यानी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि दोस्तों आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब ही हमेशा उल्टा बनता है। और यहाँ पे देखिए, जब आवर्धन m का मान जब पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बन रहा है। और सीधा करने का मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब होगा यहाँ पे, है ना। क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। इस चीज को तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो आवर्धन से बस इतना ही टॉपिक है। आवर्धन किसे कहते हैं 2 नंबर में पूछेगा, है ना, कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है ना, दैट इज एम बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, है ना, यानी एम बराबर एच डैश बटा एच। और गोलीय दर्पण के लिए एम बराबर माइनस भी बटा यू एक कंडीशन में आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। आप बखूबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बैंक को बनाइए, आपको सारे पता चलेगा कि क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और अगला ऑब्जेक्टिव आपको देगा कि आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो आपको क्या इंगित करता है, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है और क्या होता है, वास्तविक होता है। अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बन रहा है और क्या बन रहा है, आभासी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी निगेटिव है तो क्या बनेगा, उल्टा, और पॉजिटिव है तो क्या बनेगा दोस्तों, सीधा। ये चीज को आप हमेशा ध्यान में ही रखेंगे। यानी फाइनली आपका प्रकाश का प्रवर्तन का चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब वीडियो में अब आगे जो देखेंगे, जो प्रकाश के अपवर्तन से वीडियो आपको रहेगा, आपको प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे दोस्तों, है ना। यानी प्रकाश के प्रवर्तन से अगर आपको बोर्ड एग्जाम में जितना बताए हैं बस इतना ही आप देख लीजिए, आपको प्रकाश के प्रवर्तन से एक भी क्वेश्चन अगर नहीं छूटेगा, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा वादा रहा, है ना। आप इस चीज़ को जितना बताए हैं, इस चीज़ को आप बखूबी बढ़िया तरीका से आप पढ़ लीजिए और इस चीज़ को आप कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं इसी तरीका से आप मेहनत लगातार रखिए, आपको जरूर एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, है ना, 100 से अधिक नंबर आएंगे। और हमेशा कंटिन्यूअसली आप लगातार मेहनत करते रहें, ठीक है।